पश्चिम बंगाल, वो किला जहां देश के सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लहर भी आकर धीमी पड़ जाती। आखिर ऐसा क्या है ममता बनर्जी में कि 34 साल पुराने लेफ्ट के राज को उखाड़ फेंकने के बाद आज वो अकेले ही मोदी शाह की जोड़ी को बंगाल में टक्कर दे रही है। इस पॉलिटिकल महासंग्राम की पूरी कहानी समझने के लिए चलिए पलटते हैं इतिहास के पन्ने। ये कहानी है पॉलिटिक्स के दो ऐसे बड़े दिग्गजों की जिनकी टक्कर ने बंगाल की जमीन को एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड बना दिया है। एक तरफ है बंगाल की बेटी ममता बनर्जी जो सड़कों पर लड़कर सत्ता से शिखर तक पहुंची है, तो दूसरी तरफ है देश की पॉलिटिक्स के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट नरेंद्र मोदी, जिनका एक ही सपना है, बंगाल के इस किले पर भगवा झंडा लहराना। ये सिर्फ दो पार्टीज की लड़ाई नहीं है, ये दो ताकतवर पर्सनालिटीज की, दो आइडियोलॉजीज की और बंगाल की रूह को जीतने की जंग है। आज की कहानी को समझने के लिए हमें उस बंगाल में लौटना होगा जहां बस एक ही नारा गूंजता था, लाल सलाम। 34 साल, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी का राज एक ऐसी हकीकत बन चुका था जिसे बदलना नामुमकिन सा लगता था। पीढ़ियों ने लेफ्ट के अलावा किसी और को सत्ता में देखा ही नहीं था। पार्टी का कैडरे गांव से लेकर शहरों तक और प्रशासन से लेकर यूनियंस तक हर जगह फैला हुआ था। इस लाल किले को भेद पाना किसी के लिए भी एक सपना ही था, लेकिन पॉलिटिक्स के बिसात पर कब कौन सी चाल चल दी जाए कोई नहीं जानता। और इस बदलाव की चिंगारी को हवा दी एक ऐसी महिला ने जिसकी पहचान ही संघर्ष थी, ममता बनर्जी। 70 के दशक में कांग्रेस की एक आम वर्कर के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाली ममता बनर्जी में कुछ तो खास था। उनकी सादगी, सफ़ेद सूती साड़ी और पैरों में हवाई चप्पल उन्हें सीधा आम जनता से जोड़ती थी। वो बंद कमरों में स्ट्रैटेजी बनाने वालों में से नहीं, बल्कि सड़कों पर उतरकर लड़ने वाली नेता थी। 1984 में तो उन्होंने एक बड़ा धमाका ही कर दिया जब जादवपुर जैसी कम्युनिस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड वाली सीट से सोमनाथ चटर्जी जैसे दिग्गज को हराकर वो देश की सबसे युवा एमपीज में से एक बन गई। ये उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति का पहला नेशनल परिचय था। कांग्रेस में रहते हुए भी ममता को ये समझ आ गया था कि लेफ्ट को हराने के लिए सिर्फ ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स काफ़ी नहीं होगी, इसके लिए एक मास मूवमेंट खड़ा करना होगा। और ये मौका उन्हें मिला सिंगूर और नंदीग्राम में। लेफ्ट सरकार औद्योगिकरण के नाम पर सिंगूर में टाटा मोटर्स और नंदीग्राम में एक केमिकल लैब के लिए किसानों की ज़मीन लेना चाहती थी। बस यहीं से ममता ने उस लड़ाई को जन्म दिया जिसने बंगाल की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने नारा दिया, माँ माटी मानुष, यानी माँ जमीन और इंसान। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक ऐसी इमोशनल अपील थी जिसने बंगाल के हर उस इंसान को छुआ जो अपनी जमीन और पहचान से जुड़ा था। ममता किसानों के साथ धरने पर बैठी, पुलिस की लाठियां खाई और पूरे देश का ध्यान बंगाल की इस जमीनी लड़ाई पर खींच लिया। सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलनों ने ममता को एक साधारण नेता से दीदी यानी बड़ी बहन बना दिया, जो अपने लोगों के हक के लिए किसी भी ताकत से टकरा सकती थी। इसी संघर्ष की आग में तपकर ममता बनर्जी ने 2011 के असेंबली इलेक्शंस में लेफ्ट को सीधी चुनौती दी। इस बार उनके साथ बंगाल की जनता का वो सैलाब था जो परिवर्तन यानी बदलाव चाहता था। जब नतीजे आए तो इतिहास बन गया। 34 साल पुराना लाल किला ढह चुका था। तृणमूल कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये एक रेवोल्यूशन थी जिसका चेहरा एक अकेली महिला थी। उसने साबित कर दिया था कि वो एक जायंट स्लेयर है जो किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत को धूल चटा सकती है। लेकिन दीदी को शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि बहुत जल्द उनके सामने एक और चुनौती आने वाली है जो दिल्ली से चलकर बंगाल के दरवाजे पर दस्तक देगी। आज ये सुनकर शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन एक वक्त था जब ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के रिश्ते इतने खराब नहीं थे।
पॉलिटिक्स के बिसात पर दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट्स कम, एडमायरर्स ज़्यादा हुआ करते थे। जब ममता 2011 में बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनी तो गुजरात के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनके संघर्ष की जमकर तारीफ की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले तक ममता बनर्जी हर साल नरेंद्र मोदी को कुर्ते और बंगाली मिठाइयाँ भेजा करती थी। 2014 के लोकसभा इलेक्शन से पहले जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर पद के कैंडिडेट के तौर पर बंगाल में अपनी पहली रैली करने आए, तब भी उन्होंने ममता पर सीधा हमला करने से परहेज किया। उन्होंने तो एक फॉर्मूला तक सुझा दिया था, केंद्र में मोदी, राज्य में दीदी। ये वो दौर था जब दोनों नेताओं के बीच एक दूसरे के लिए सम्मान साफ दिखता था। लेकिन दिल्ली की सियासत का असर जब बंगाल पर पड़ा तो ये रिश्ते भी बदलने लगे। इसकी शुरुआत 2014 के लोकसभा इलेक्शंस के नतीजों से हुई। पूरे देश में मोदी लहर थी और बंगाल भी इससे अछूता नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी जो 2011 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 4% वोट के साथ कहीं गिनती में भी नहीं थी, उसने 2014 में बंगाल में 17% वोट हासिल कर लिए। ये एक बड़ा संकेत था, संकेत कि बंगाल की पॉलिटिक्स में एक नई ताकत की एंट्री हो चुकी है। अब बीजेपी के लिए बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि एक आइडियोलॉजिकल फोर्ट था जिसे हर हाल में जीतना था। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने बंगाल को अपनी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर रख दिया। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर भले ही घटकर 10% के करीब आ गया, लेकिन उन्होंने जमीन पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। ममता ने 2016 में 211 सीटें जीतकर शानदार वापसी तो की, लेकिन अब उनके सामने एक ऐसा दुश्मन था जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस, एक कैरिस्मेटिक फेस और बंगाल को जीतने की जिद थी। प्यार और सम्मान के दिन अब खत्म हो चुके थे। दोस्ती की जगह फियर्स पॉलिटिकल राइवलरी ने ले ली थी। नरेंद्र मोदी ने ममता को स्पीड ब्रेकर दीदी कहना शुरू कर दिया था, तो ममता ने भी पलटवार करते हुए प्राइम मिनिस्टर को एक्सपायरी बाबू तक कह डाला। मिठाइयों की मिठास अब कड़वे बयानों में घुल चुकी थी। ये टकराव तब अपने पीक पर पहुंचा जब 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के नतीजे आए। इन नतीजों ने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया। बीजेपी ने बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 18 पर भगवा लहरा दिया। टीएमसी के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। बीजेपी का वोट शेयर उछलकर लगभग 40% तक पहुंच गया था। अब यह साफ हो गया था कि बीजेपी सिर्फ एक विपक्षी पार्टी नहीं, बल्कि सत्ता की सबसे बड़ी कंटेंडर है। जो दोस्ती कभी कुर्ते और मिठाइयों से सजी थी, वो अब पॉलिटिकल अटैक्स और आरोपों के बोझ तले दब चुकी थी। बंगाल की धरती पर एक नए महासंग्राम की पटकथा लिखी जा चुकी थी। अब सवाल ये नहीं था कि लड़ाई होगी या नहीं, सवाल ये था कि इस लड़ाई में जीतेगा कौन। 2019 में मिली 18 सीटों की कामयाबी ने बीजेपी के हौसले बुलंद कर दिए थे। अब लक्ष्य साफ था, 2021 में बंगाल की सत्ता पर कब्जा। इसके लिए दिल्ली में बैठी मोदी शाह की जोड़ी ने एक जबरदस्त मास्टर प्लान तैयार किया, जैसा बंगाल की पॉलिटिक्स ने पहले कभी नहीं देखा था। तो क्या था ये मास्टर प्लान? चलिए इसे 4 हिस्सों में समझते हैं। पहला दाव, अग्रेसिव हिंदुत्व का कार्ड। बीजेपी ने यह भाप लिया था कि बंगाल की करीब 27% मुस्लिम पॉपुलेशन टीएमसी का कोर वोट बैंक है। इसे तोड़ने के बजाय बीजेपी ने बाकी 70% से ज्यादा हिंदू वोट्स को एक साथ लाने पर अपनी पूरी ताकत लगा दी। रामनवमी और हनुमान जयंती जैसे त्योहार जो पहले बंगाल में इतने बड़े पैमाने पर नहीं दिखते थे, अब विशाल शोभा यात्राओं का प्रतीक बन गए। जय श्री राम का नारा सिर्फ एक धार्मिक नारा नहीं, बल्कि टीएमसी के खिलाफ एक पॉलिटिकल वेपन बन गया। बीजेपी ने ममता पर मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप लगाकर खुद को हिंदुओं के रक्षक के तौर पर पेश किया। इस रणनीति ने बंगाल के समाज में एक गहरा पोलराइजेशन पैदा किया, जिसने बीजेपी को जड़ें जमाने में सीधी मदद की। दूसरा और सबसे बड़ा दाव, तृणमूल के किले में सेंधमारी। बीजेपी जानती थी कि सिर्फ बाहरी नारों से बंगाल जीता नहीं जा सकता, उन्हें लोकल फेसेस चाहिए थे, और इसके लिए उन्होंने सीधा टीएमसी के घर में ही डाका डाल दिया।
एक एक करके टीएमसी के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल होने लगे, लेकिन इस खेल का सबसे बड़ा चेहरा था शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो नंदीग्राम आंदोलन का प्रमुख चेहरा थे और मेदिनीपुर इलाके में उनके परिवार का दबदबा था। शुभेंदु के बीजेपी में आने से पार्टी को न सिर्फ एक बड़ा जमीनी नेता मिला, बल्कि एक ऐसा चेहरा भी मिला जिसने सीधे ममता को चुनौती दी। शुभेंदु के साथ कई और एमएलएज भी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आ गए, जिससे चुनाव से पहले ही एक हवा बन गई कि टीएमसी का किला ढह रहा है। तीसरा दाव, सेंट्रल लीडरशिप का धुआंधार प्रचार। 2021 का चुनाव सिर्फ बंगाल बीजेपी नहीं लड़ रही थी, ये चुनाव खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लड़ रहे थे। दोनों नेताओं ने बंगाल में रैलीज और रोड शोज की झड़ी लगा दी। उनके निशाने पर सीधे ममता बनर्जी और उनका भाईपो यानी भतीजा अभिषेक बनर्जी थे। बीजेपी ने टीएमसी पर सिंडिकेट राज, कट मनी कल्चर और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। सेंट्रल एजेंसीज की जांच ने भी टीएमसी को बैकफुट पर धकेल दिया। बीजेपी ये माहौल बनाने में कामयाब रही कि बंगाल को इस भ्रष्ट सरकार से सिर्फ मोदी ही बचा सकते हैं। चौथा दाव, ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण। पर्दे के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने बंगाल के गांव-गांव में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। बीजेपी ने बूथ लेवल पर अपने वर्कर्स की एक बड़ी फौज खड़ी की। पार्टी ने हर इलाके के लिए अलग अलग रणनीति बनाई। इन सभी रणनीतियों का नतीजा 2021 के चुनाव में दिखा। भले ही बीजेपी सरकार बनाने से चूक गई, लेकिन उसके नतीजे चौंकाने वाले थे। जो पार्टी कभी गिनी चुनी सीटों पर जमानत बचाने के लिए लड़ती थी, उसने 77 सीटें जीती और अपना वोट शेयर 38% तक पहुंचा दिया। ये एक जबरदस्त छलांग थी। इस जीत की सबसे बड़ी सिंबल बना नंदीग्राम की सीट, जहां ममता के ही पुराने साथी शुभेंदु अधिकारी ने खुद ममता बनर्जी को एक बेहद करीबी मुकाबले में हरा दिया। ये हार ममता बनर्जी के लिए एक पर्सनल सेटबैक थी। भले ही उनकी पार्टी ने राज्य में ऐतिहासिक जीत हासिल की हो, बीजेपी ने यह साबित कर दिया था कि अब वो बंगाल की पॉलिटिक्स का एक स्थायी हिस्सा है और ममता बनर्जी का सबसे बड़ा सिरदर्द भी। भगवा लहर ने बंगाल के किले की दीवारों को हिलाकर रख दिया था, लेकिन किला अभी गिरा नहीं था, क्योंकि दीदी ने भी अपना तुरुप का पत्ता चल दिया था। जब बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ बंगाल पर चढ़ाई कर रही थी, तो कई लोगों ने मान लिया था कि ममता का किला अब बचेगा नहीं। लेकिन शायद उन्होंने दीदी के लड़ने की क्षमता को कम आंक लिया था। ममता बनर्जी ने एक ऐसी जवाबी रणनीति बनाई जिसने बीजेपी के विजय रथ को बंगाल की सीमा पर ही रोक दिया। इस रणनीति के केंद्र में था एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार, बंगाली अस्मिता यानी बंगाली पहचान। तो आखिर ममता ने बीजेपी के हमले का जवाब कैसे दिया? पहला दाव, बंगाल की बेटी बनाम बाहरी बोहिरागोतो। ममता ने बड़ी होशियारी से पूरी लड़ाई को लोकल वर्सेस आउटसाइडर की जंग बना दिया। उन्होंने बीजेपी के दिल्ली से आने वाले नेताओं जैसे मोदी और शाह को बोहिरागोतो यानी बाहरी कहना शुरू कर दिया। उनका संदेश साफ था, ये वो लोग हैं जो बंगाल के कल्चर, लैंग्वेज और हिस्ट्री को नहीं समझते। उन्होंने खुद को बंगाल की बेटी के तौर पर पेश किया, जो इन बाहरी ताकतों से बंगाल की रक्षा कर रही है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी रैलीज में दीदी ओ दीदी कहकर तंज कसा, तो टीएमसी ने इसे पूरे बंगाल की महिलाओं का अपमान बता दिया। यह दाव इतना कारगर रहा कि उसने बंगाली वोटर्स को भावनात्मक रूप से टीएमसी से जोड़ दिया। दूसरा दाव, वेलफेयर स्कीम्स का सुरक्षा कवच। अगर बंगाली अस्मिता एक भावनात्मक हथियार था, तो टीएमसी सरकार की वेलफेयर स्कीम्स जमीनी सुरक्षा कवच थी। पिछले 10 सालों में ममता सरकार ने कन्याश्री और रूपाश्री जैसी कई सफल योजनाएं चलाई थीं, लेकिन 2021 चुनाव से ठीक पहले लॉन्च हुई लक्ष्मी भंडार योजना एक गेम चेंजर साबित हुई। इस योजना के तहत राज्य की लगभग हर महिला मुखिया के खाते में हर महीने 500 से 1000 रुपए सीधे आने लगे। इसके अलावा दुआरे सरकार यानी सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रमों ने सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों के घरों तक पहुंचाया। इन योजनाओं ने खासकर विमेन और रूरल वोटर्स के बीच टीएमसी का एक ऐसा पक्का वोट बैंक बना दिया जिसे तोड़ना बीजेपी के लिए नामुमकिन सा हो गया।
तीसरा दाव, माइनॉरिटी वोट्स का अभेद किला। बंगाल की लगभग 1/3 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक है। बीजेपी के अग्रेसिव हिंदुत्व अभियान के जवाब में मुस्लिम कम्युनिटी ने टीएमसी के पक्ष में एक साथ होकर वोट दिया। ममता ने खुद को बीजेपी के खिलाफ अकेले भरोसेमंद सेक्युलर चेहरे के तौर पर पेश किया। सीएए और एनआरसी का उनका खुलकर विरोध करना भी उनके पक्ष में गया, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय में उनकी पकड़ और मजबूत हो गई। चौथा दाव, चोट को बनाया चुनावी हथियार। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान ममता के पैर में चोट लग गई। उन्होंने इसे बीजेपी की कंस्पिरेसी बताया और फिर टूटे पैर के साथ व्हीलचेयर पर बैठकर पूरे बंगाल में प्रचार किया। व्हीलचेयर पर बैठी ममता की तस्वीर एक घायल शेरनी का सिंबल बन गई, जो जख्मी होने के बावजूद लड़ने को तैयार है। इस घटना ने उनके पक्ष में सिंपैथी की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी। इन सभी रणनीतियों का नतीजा 2021 के नतीजों में साफ दिखा। टीएमसी ने 294 में से 213 सीटें जीतकर एक हिस्टोरिक विन दर्ज की। ये सिर्फ ममता की नहीं, बल्कि बंगाली अस्मिता और टीएमसी की कल्याणकारी राजनीति की जीत थी। ममता ने साबित कर दिया कि बंगाल का किला जीतना दिल्ली के लिए आसान नहीं है। उन्होंने मोदी शाह की अजय जोड़ी को रोककर खुद को नेशनल लेवल पर अपोजिशन का सबसे बड़ा चेहरा बना लिया। महासंग्राम का एक अध्याय खत्म हो चुका था, लेकिन असली युद्ध तो अभी बाकी था। 2021 की शानदार जीत के बाद ममता बनर्जी ने बंगाल में अपनी सत्ता और भी मजबूत कर ली है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी हार मानने वालों में से नहीं है। 77 सीटें जीतकर वो बंगाल की मेन अपोजिशन पार्टी है और उसकी नज़रें सीधे 2026 के असेंबली इलेक्शंस पर है। आने वाला महासंग्राम और भी दिलचस्प होने वाला है। टीएमसी अपनी सफल रणनीति पर ही कायम रहने की कोशिश करेगी, यानी लक्ष्मी भंडार जैसी वेलफेयर स्कीम्स और बंगाली अस्मिता का नारा। वहीं बीजेपी ने 2021 की हार से सबक सीखा है। अब पार्टी सिर्फ बड़े नेताओं की रैलीज पर निर्भर नहीं है, बल्कि बूथ लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने में जुटी है। बीजेपी टीएमसी गवर्नमेंट को करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर जैसे इश्यूज पर लगातार घेर रही है। साथ ही वह महिला वोटरों को लुभाने के लिए लक्ष्मी भंडार के जवाब में 3000 रुपए महीने देने जैसे बड़े वादे कर रही है। ये लड़ाई अब और भी डायरेक्ट और पर्सनल हो चुकी है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी हर मोर्चे पर ममता को चुनौती दे रहे हैं। वही कांग्रेस और लेफ्ट हाशिए पर हैं, जिससे लड़ाई सीधे तौर पर टीएमसी बनाम बीजेपी हो गई है। तो सवाल यह है कि ममता बनर्जी 2026 में एक बार फिर अपना किला बचा पाएंगी, या मोदी की नई रणनीति इस बार बंगाल का दुर्ग भेद देगी? क्या बंगाल की जनता एक बार फिर अपनी बेटी पर भरोसा करेगी, या चेंज की उम्मीद में कमल पर बटन दबाएगी? बंगाल का भविष्य और शायद देश की पॉलिटिक्स की दिशा भी इसी सवाल के जवाब पर टिकी है। ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि आइडेंटिटी, आइडियोलॉजी और दो बेहद पावरफुल पर्सनालिटीज की है। इस महासंग्राम का अगला अध्याय क्या होगा? अगर आप बंगाल की पॉलिटिक्स के इस दिलचस्प खेल में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।